एक्चुअली जो वाईडीसी का प्रयोग होता है उसमें दोनों स्लिट से एक ही कलर का प्रकाश भेजते हैं, मतलब इस स्लिट से भी जैसे बैंगनी कलर का प्रकाश भेजा तो इस स्लिट से भी बैंगनी कलर का। तो नॉर्मली जो प्रयोग होता है उसमें प्रत्येक स्लिट से एक ही कलर का एक कोणीय प्रकाश भेजते हैं, ठीक है। लेकिन देखो अपने कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें दोनों स्लिट से एक कोणीय प्रकाश नहीं, मिक्स प्रकाश भेज रहे हैं। जैसे इस स्लिट से भी बैंगनी और येलो का मिक्स प्रकाश भेज रहे हैं और इस स्लिट से भी बैंगनी और येलो का मिक्सचर भेज रहे हैं। ये तो देखते हैं कि यदि प्रत्येक स्लिट से एक कोणीय प्रकाश की जगह मिक्स प्रकाश भेजें तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। ठीक है, प्रैक्टिकल आंसर तो ये है, प्रैक्टिकल आंसर तो ये है कि स्लिट से अगर एक कोणीय प्रकाश भेजेंगे तभी ब्राइट और डार्क स्पॉट बनेंगे। बाकी किसी मूर्ख इंसान ने स्लिट से अगर मिक्स प्रकाश भेजा तो पूरे एक्सपेरिमेंट का कचरा हो जाएगा। ठीक है, तो न तो ढंग से ब्राइट स्पॉट दिखेंगे और न ढंग से डार्क स्पॉट। ये इसको हिंदी में बोलते हैं कि गुड़ गोबर हो जाएगा पूरा, है ना, पूरा कचरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलो थ्योरेटिकली तो मूर्खों टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख दी है। तो मैं क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये तो देखो इस बार भी हम वाईडीएससी का प्रयोग कर रहे हैं, क्या भाई? इस बार भी वाईडीएससी का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखो इन स्लिट्स के बीच आपस में दूरी 1 मिलीमीटर है और स्लिट और पर्दे के बीच दूरी कैपिटल D इक्वल टू 1 मीटर है। अब नॉर्मली जो प्रयोग है उसमें दोनों स्लिट से एक कोणीय प्रकाश ही भेजते हैं, लेकिन किसी मूर्ख इंसान ने दोनों स्लिट से मिक्स प्रकाश भेजा है, ठीक है। मतलब इस स्लिट से भी बैंगनी और येलो का मिक्सचर भेजा है और इस स्लिट से भी बैंगनी और येलो का मिक्सचर भेजा है। जहाँ बैंगनी कलर का तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर और पीले या येलो कलर का तरंगदैर्घ्य 560 नैनोमीटर ये दे रखा है। ये तो हमको पता है कि मिक्स प्रकाश भेजेंगे तो बैंगनी के ब्राइट और डार्क स्पॉट अलग बनेंगे और येलो के ब्राइट और डार्क स्पॉट अलग बनेंगे ना। तो इसमें हमको 2 पार्ट पूछे हैं। एक तो हमको पूछा है कि किस, है ना, पर्दे के सेंट्रल बिंदु को नॉर्मली y इक्वल टू 0 बोलते हैं। फिर तो हमको पूछा है कि किस न्यूनतम ऊंचाई पर दोनों के ब्राइट स्पॉट मैच करेंगे और सेकंड पार्ट पूछा है कि किस न्यूनतम ऊंचाई पर दोनों के डार्क स्पॉट मैच करेंगे, ठीक है। है ना, ध्यान रखना कि दोनों के ब्राइट स्पॉट जहाँ मैच करेंगे उसका तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बताओ, जहाँ दोनों के ब्राइट स्पॉट मैच करेंगे वहां तो बैंगनी कलर भी अधिकतम तीव्रता के साथ उपस्थित होगा और येलो कलर भी अधिकतम तीव्रता के साथ उपस्थित होगा। तो परिणामी जो कलर होगा वो बैंगनी और येलो का मिक्सचर होगा, तो इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन जहाँ दोनों के डार्क स्पॉट मैच करेंगे वहां तो बैंगनी कलर भी एब्सेंट होगा और येलो कलर भी एब्सेंट होगा, मतलब प्रकाश पूरी तरह से एब्सेंट होगा। मतलब वहाँ कंप्लीट अंधेरा बिंदु डार्क पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जहाँ दोनों के डार्क स्पॉट मैच करते हैं वहाँ दोनों कलर एब्सेंट होंगे, मतलब प्रकाश पूरी तरह से एब्सेंट होगा, मतलब कंप्लीट डार्क पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चों देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये तो वही कि वाईडीसी का प्रयोग है, दोनों स्लिट से मिक्स प्रकाश भेजा है। इस स्लिट से भी बैंगनी और येलो का मिक्सचर और इस स्लिट से भी बैंगनी और येलो का मिक्सचर भेजा है ना। तो बस हमको पूछा है, ये पहले पार्ट में पूछा है कि दोनों के ब्राइट स्पॉट न्यूनतम कितनी ऊंचाई पर मैच करेंगे और सेकंड पार्ट में पूछा है कि दोनों के डार्क स्पॉट न्यूनतम कितनी ऊंचाई पर मैच करेंगे वो देखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना तुम सॉरी, ये तुम अच्छे ध्यान रखना कि अगर दोनों स्लिट से अगर मिक्स प्रकाश भेजें, है ना, ध्यान रखना तुम कि वाईडीएससी के प्रयोग में दोनों स्लिट से अगर मिक्स प्रकाश भेजें तब भी घबराना मत। इनको भी सॉल्व करने का सेट तरीका होता है। तो ध्यान रखना कि अगर दोनों स्लिट से मिक्स प्रकाश भेजें तब भी घबराना मत। इसको करने का बस एक ही तरीका है कि बैंगनी के ब्राइट और डार्क स्पॉट अलग स्टडी करेंगे और येलो के ब्राइट और डार्क स्पॉट अलग स्टडी करेंगे, है ना। तो ये मेन कंसेप्ट ध्यान रखना। नहीं तो आगे अच्छे ही ध्यान रखना कि वाईडीएससी के प्रयोग में स्लिट से अगर मिक्स प्रकाश भेजें तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका कि वॉयलेट मतलब बैंगनी के ब्राइट और डार्क स्पॉट अलग स्टडी करेंगे और येलो के ब्राइट और डार्क स्पॉट अलग स्टडी करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम, सॉरी बच्चों बीच में डिस्टरबेंस हो गया, तो बस ध्यान रखना कि मिक्स प्रकाश की केस में वही तरीका कि बैंगनी के ब्राइट डार्क स्पॉट अलग स्टडी करेंगे और येलो के ब्राइट डार्क स्पॉट अलग स्टडी करेंगे। चलो पहले हम केवल बैंगनी के ब्राइट स्पॉट देखते हैं, है ना। तो पहले
पहले हम केवल बैंगनी प्रकाश के ब्राइट और डार्क स्पॉट देखते हैं। ठीक है, चलो पहले बैंगनी प्रकाश के ब्राइट स्पॉट देखते हैं। तो हम सभी को पता है कि चाहे कोई भी प्रकाश हो, हर किसी का सेंट्रल ब्राइट स्पॉट तो मध्य बिंदु पर ही बनता है, मतलब y इक्वल टू 0 पर ही बनता है। ये तो हम सोच सकते हैं कि वॉयलेट या बैंगनी का भी सेंट्रल ब्राइट स्पॉट तो मध्य बिंदु पर ही बनेगा, मतलब y इक्वल टू 0 पर ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद बताओ बैंगनी का पहला ब्राइट स्पॉट कहाँ बनेगा? y इक्वल टू 1 बीटा वॉयलेट। फिर बैंगनी का दूसरा ब्राइट स्पॉट कहाँ बनेगा? y इक्वल टू 2 बीटा वॉयलेट। ठीक है, तो ध्यान रखना तुम ये बैंगनी के ब्राइट स्पॉट अलग स्टडी करेंगे तो कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि बैंगनी का भी सेंट्रल ब्राइट स्पॉट तो y इक्वल टू 0 पर बनेगा। फिर बैंगनी का पहला ब्राइट स्पॉट y इक्वल टू 1 बीटा वॉयलेट, है ना? और हमको पता है कि बैंगनी का हमको पता है कि बैंगनी बैंगनी का तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा कम होता है, तो फ्रिंज चौड़ाई लैम्ब्डा डी बाय स्मॉल डी भी कम होगा, इसलिए बैंगनी के जो ब्राइट स्पॉट होंगे वो कम ऊंचाई पर बनेंगे। ठीक है, तो बस पक्का बोल सकते हैं कि बैंगनी का सेंट्रल ब्राइट स्पॉट y इक्वल टू 0 पर। फिर बैंगनी का पहला ब्राइट स्पॉट y इक्वल टू 1 बीटा वॉयलेट। बैंगनी का दूसरा ब्राइट स्पॉट y इक्वल टू 2 बीटा वॉयलेट। तीसरा ब्राइट स्पॉट y इक्वल टू 3 बीटा वॉयलेट और ऐसे ही बैंगनी का nवा ब्राइट स्पॉट कहाँ बनेगा? y इक्वल टू n बीटा वॉयलेट पे। और जैसे ऊपर बनेंगे वैसे ही नीचे बनेंगे। तो ये बैंगनी के ब्राइट स्पॉट देख लिए, है ना? और हमको अच्छे पता है, ये हमको अच्छे पता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमको केवल ब्राइट स्पॉट ही याद रखने हैं। अगर कोई डार्क स्पॉट पूछे तो वो इससे बीटा बाय 2 नीचे होगा। ठीक है, तो डार्क स्पॉट के बारे में बोलने की जरूरत नहीं, हमको ब्राइट स्पॉट ही ध्यान में रखते हैं। जो डार्क स्पॉट होंगे वो ऑब्वियसली इससे बीटा बाय 2 नीचे होंगे, हमको पता है। बस बैंगनी के ब्राइट और डार्क स्पॉट को हमने अलग से स्टडी कर लिया, है ना? कि बैंगनी के तो ब्राइट और डार्क स्पॉट को स्टडी कर लिया। अब हम बैंगनी प्रकाश को बिल्कुल भूल जाते हैं। अब हम केवल येलो प्रकाश के ब्राइट स्पॉट देखते हैं, ठीक है? ये तो हमको अच्छे पता है कि चाहे बैंगनी हो या येलो, सबका सेंट्रल ब्राइट स्पॉट तो मध्य बिंदु पे, मतलब y इक्वल टू 0 पर ही बनेगा। ये तो हम बोल सकते हैं कि येलो का भी सेंट्रल ब्राइट स्पॉट तो मध्य बिंदु, मतलब y इक्वल टू 0 पर ही बनेगा। फिर बताओ येलो का पहला ब्राइट स्पॉट y इक्वल टू 1 बीटा येलो पे बनेगा। और हमको अच्छे पता है, ये बताओ बैंगनी की तुलना में येलो का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली फ्रिंज चौड़ाई भी ज्यादा होगी। तुम बताओ ना, फ्रिंज चौड़ाई लैम्डा डी बाय स्मॉल डी होती है, लैम्डा के समानुपाती होती है। ये तो हमको साफ साफ पता है कि बैंगनी की तुलना में येलो का तरंग दैर्ध्य लैम्डा ज्यादा है, तो बीटा भी ज्यादा होगा, तो इसका ब्राइट स्पॉट थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पर बनेगा। ये तो हमको कहने की जरूरत नहीं है, येलो के भी ब्राइट स्पॉट देख सकते हैं, तो बस हम कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं कि येलो का भी सेंट्रल ब्राइट स्पॉट तो मध्य बिंदु पे हो, तो y इक्वल टू 0 पर बनेगा। फिर येलो का पहला ब्राइट स्पॉट y इक्वल टू 1 बीटा येलो। फिर येलो का दूसरा ब्राइट स्पॉट y इक्वल टू 2 बीटा येलो। तीसरा ब्राइट स्पॉट y इक्वल टू 3 बीटा येलो और येलो का nवा ब्राइट स्पॉट y इक्वल टू n बीटा येलो। ये तो येलो के भी ब्राइट स्पॉट देख लिए कि सेंट्रल y इक्वल 0 पर येलो का पहला ब्राइट स्पॉट 1 बीटा येलो, दूसरा ब्राइट स्पॉट 2 बीटा येलो और ऐसे ही येलो का nवा ब्राइट स्पॉट y इक्वल टू n बीटा येलो पे बनेगा। तो ये तो येलो के ब्राइट स्पॉट देख लिए, वही हमको ध्यान में रखते हैं। अगर कोई येलो का डार्क स्पॉट पूछे तो वो उससे बीटा बाय 2 नीचे होगा। ये हमको अच्छे पता है, ठीक बस हमने है ना? बस हमने वॉयलेट के ब्राइट और डार्क स्पॉट को अलग स्टडी कर लिया और येलो के ब्राइट और डार्क स्पॉट को अलग स्टडी कर लिया ना, तो ये स्किल होती है कि वॉयलेट के स्पॉट को अलग से स्टडी करता है और येलो के ब्राइट और डार्क स्पॉट को अलग से स्टडी करते हैं। बस वॉयलेट और येलो दोनों के ब्राइट और डार्क स्पॉट को हमने अलग-अलग स्टडी कर लिया, तो बस अब इसमें जो दोनों क्वेश्चन पूछे हैं वो इजीली कर सकते हैं। तो चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि वॉयलेट और येलो दोनों के ब्राइट स्पॉट कहाँ मैच करेंगे वो देखना है। वैसे तो हमको पता है कि इनके ब्राइट स्पॉट मध्य बिंदु या सेंट्रल बिंदु पर तो मैच करेंगे ही, लेकिन इसको छोड़ करके उसके बाद कब मैच करेंगे, ये इनके पूछने का मतलब है ना? तो ये पहले पार्ट में पूछा है कि वॉयलेट और येलो दोनों के ब्राइट स्पॉट न्यूनतम कितनी ऊंचाई पर मैच करेंगे वो देखना है। तो तुम बताओ कि इनके पहले ब्राइट स्पॉट तो मैच नहीं करेंगे, है ना? वॉयलेट का तरंग दैर्ध्य कम होता है, तो उसका पहला ब्राइट स्पॉट कम ऊंचाई बनेगा और येलो का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, इसलिए येलो का पहला ब्राइट स्पॉट ज्यादा ऊंचाई पर बनेगा।
तो इन दोनों के पहले ब्राइट स्पॉट तो मैच नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरे, तीसरे कोई ना कोई ब्राइट स्पॉट तो मैच कर सकते हैं ना? है ना? हो सकता है कि वॉयलेट का तीसरा ब्राइट स्पॉट, है ना? हो सकता है कि वॉयलेट का चौथा ब्राइट स्पॉट येलो के तीसरे ब्राइट स्पॉट से मैच कर जाए। ये तो हम पक्का बोल सकते हैं कि वॉयलेट और येलो का पहला ब्राइट स्पॉट तो मैच नहीं करेगा, लेकिन कोई ना कोई तो ब्राइट स्पॉट मैच कर सकता है ना? बस हमको यही पूछा है कि वॉयलेट और येलो दोनों के सॉरी, पहले पार्ट में ही पूछा है कि वॉयलेट और येलो दोनों के ब्राइट स्पॉट न्यूनतम कितनी ऊंचाई पर मैच करेंगे वो देखना है। ये तो हमको पता है कि इनके कोई ना कोई ब्राइट स्पॉट तो मैच कर सकते हैं ना, तो बस हम मान लेंगे, ये मान लेते हैं कि वॉयलेट का nवां ब्राइट स्पॉट येलो के mवें ब्राइट स्पॉट से मैच कर रहा है। कोई तो मैच कर सकता है ना? हो सकता है कि बैंगनी का 5वां ब्राइट स्पॉट येलो के तीसरे ब्राइट स्पॉट से मैच कर जाए तो कहीं न कहीं तो मैच कर सकते हैं। है ना? तो चलो है ना? चलो मान लेते हैं कि वॉयलेट का nवां ब्राइट स्पॉट येलो के mवें ब्राइट स्पॉट से मैच कर रहा है ना? करने की ये स्किल है। ये तो मान लेते हैं कि बैंगनी का nवां ब्राइट स्पॉट येलो के mवें ब्राइट स्पॉट से मैच कर रहा है। चलो पहले हम देखते हैं कि बैंगनी का nवां ब्राइट स्पॉट कितनी ऊंचाई पर बनेगा वो देखना है। ये तो हमको अच्छे पता है। ये बताओ बैंगनी का nवां ब्राइट स्पॉट किस ऊंचाई पे बनेगा? y इक्वल टू n बीटा वॉयलेट पर बनेगा। और ऐसे ही देखते हैं कि येलो का एम्बर ब्राइट स्पॉट कितनी ऊंचाई पर बनेगा वो देखना है। तो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि येलो का एम्बर ब्राइट स्पॉट कितनी ऊंचाई पर बनेगा? y इक्वल टू एम बीटा येलो। है तो हम लिख सकते हैं यार कि वॉयलेट का एनवा ब्राइट स्पॉट कहाँ बनेगा? y इक्वल टू एन बीटा वॉयलेट। और येलो का एम्वा ब्राइट स्पॉट कहाँ बनेगा? y इक्वल टू एम बीटा येलो पे बनेगा। और बताओ वॉयलेट का एनवा ब्राइट स्पॉट येलो के एमवे ब्राइट स्पॉट से मैच कर रहा है, तो उसके लिए दोनों बराबर ऊंचाई पे बनने चाहिए, मतलब उसके लिए दोनों की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। बस आराम से बताओ तुम, है ना? तुम आराम से बताओ कि वॉयलेट का एनवा ब्राइट स्पॉट किस ऊंचाई पे बन रहा है? y इक्वल टू एन बीटा वॉयलेट। तो बताओ एन और बीटा वॉयलेट को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा वॉयलेट डी बाय स्मॉल डी लिख सकते हैं। और ऐसे ही बताओ कि येलो का एम्बर ब्राइट स्पॉट किस ऊंचाई बन रहा है? एम बीटा येलो। तो एम और बीटा येलो को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा येलो डी बाय स्मॉल डी लिख सकते हैं। और बस दोनों के ब्राइट स्पॉट मैच करने के लिए इनके ब्राइट स्पॉट बराबर ऊंचाई पे होने चाहिए, तो ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। सॉल्व कर सकते हैं ना? है ना? इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम आराम से बताओ कि सॉल्व करेंगे तो कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसल, स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसल, ठीक है? तो बस सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? एन और लैम्डा येलो, तो येलो का तरंग दैर्घ्य कितना है? 507 नैनोमीटर, है ना? एन और लैम्डा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यार, सॉरी। ये तो सॉल्व करेंगे तो डी और कैपिटल डी कैंसिल हो जाएंगे, एन और लैम्डा वॉयलेट, तो होता लैम्डा वॉयलेट कितना है? 400 नैनोमीटर बराबर एम और लैम्डा येलो कितना है? 560 नैनोमीटर इतना है, ठीक है? इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? एन बाय एम इक्वल टू 560 ओपन 400, ये नैनोमीटर से नैनोमीटर तो कैंसिल, सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 8 से कैंसिल करेंगे तो 7 आएगा और ये 5, तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो n अपन m का सिंपलेस्ट अनुपात कितना आएगा? 7/5 है ना? ये तो पक्का बोल सकते हैं, ये हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इसको अगर सॉल्व करेंगे और इसको कैंसिल करेंगे तो n बाय m का सिंपलेस्ट अनुपात कितना आएगा? 7/5 है ना? तो n और m का सिंपलेस्ट अनुपात कितना आएगा? 7/5। मतलब हम पक्का बोल सकते हैं, है ना? हम पक्का बोल सकते हैं कि दोनों के ब्राइट स्पॉट पहली बार कब मैच करेंगे? जब n इक्वल टू 7 होगा और m इक्वल टू 5 होगा, है ना? बोल सकते हैं इन दोनों के ब्राइट स्पॉट पहली बार कब मैच करेंगे? जब n इक्वल टू 7 और m इक्वल टू 5 होगा, मतलब वॉयलेट का 7वां ब्राइट स्पॉट येलो के 5वें ब्राइट स्पॉट से पहली बार मैच करेगा, ठीक है? उसके बाद बताओ कि इनके ब्राइट स्पॉट अगली बार कब मैच करेंगे? जब n इक्वल टू 14 और m इक्वल टू 10 हो, 7 और 5 के पहाड़े आते हैं ना, बोल सकते हैं कि इन दोनों के ब्राइट स्पॉट पहली बार कब मैच करेंगे? जब n इक्वल टू 7 और m इक्वल टू 5 हो। दूसरी बार कब मैच करेंगे? जब n इक्वल टू 14 और m इक्वल टू 10 हो।
तीसरी बार कब मैच करेंगे? जब n इक्वल टू 21 और m इक्वल टू 15 हो। और अगली बार मैच कब करेंगे? जब n इक्वल टू 28 और m इक्वल टू 20 हो। तो बस ऐसे-ऐसे इनके ब्राइट स्पॉट कई बार मैच, है ना? ऐसे-ऐसे इनके ब्राइट स्पॉट कई बार मैच करेंगे, सही है ना? तो ऐसे-ऐसे इनके ब्राइट स्पॉट कई स्थितियों पर मैच करेंगे, लेकिन हमको देखना है कि इनके ब्राइट स्पॉट पहली बार कब मैच करेंगे, है ना? बस हम पक्का बोल सकते हैं कि इन दोनों के ब्राइट स्पॉट पहली बार कब मैच करेंगे? जब n इक्वल टू 7 और m इक्वल टू 5 हो। मतलब सबसे पहली बार वॉयलेट का 7वां ब्राइट स्पॉट येलो के 5वें ब्राइट स्पॉट से पहली बार मैच करेगा, है ना? बोल सकते हैं कि वॉयलेट का 7वां ब्राइट स्पॉट येलो के 5वें ब्राइट स्पॉट से पहली बार मैच करेगा, ठीक है? बस हमको देखना है कि इनके ब्राइट स्पॉट न्यूनतम कितनी ऊंचाई पर मैच करेंगे वो देखना है। तो तुम बताओ कि इनके ब्राइट स्पॉट जहां मैच करेंगे उसकी ऊंचाई को तुम एन बीटा वॉयलेट भी लिख सकते हो, या श्रद्धा हो तो एन बीटा येलो भी लिख सकते हो। दोनों का मान बराबर ही होगा, क्योंकि बराबर करने से ही तो आंसर आया है। तो बस बोल सकते हैं कि दोनों के ब्राइट स्पॉट पहली बार कब मैच करेंगे? जब n इक्वल टू 7 और m इक्वल टू 5 हो। मतलब बैंगनी का 7वां ब्राइट स्पॉट येलो के 5वें ब्राइट स्पॉट से पहली बार मैच करेगा। तो बस इनके ब्राइट स्पॉट न्यूनतम कितनी ऊंचाई पर मैच करेंगे, है ना? कोई पूछा है कि ब्राइट स्पॉट जहां मैच करेंगे उसकी ऊंचाई कितनी होगी वो देखना है। तो ध्यान रखना कि दोनों के ब्राइट स्पॉट पहली बार मैच करेंगे उस बिंदु की ऊंचाई तुम चाहो तो n बीटा वॉयलेट भी लिख सकते हो, या चाहो तो m बीटा येलो भी लिख सकते हो। दोनों का मान सेम ही आएगा, क्योंकि बराबर करने पे आ रहा है। तो चलो दोनों के ब्राइट स्पॉट जहां मिलेंगे उस बिंदु की ऊंचाई कितनी होगी? y इक्वल टू n बीटा वॉयलेट भी लिख सकते हैं, m बीटा येलो भी। चलो n बीटा वॉयलेट लिख देते हैं। तो बताओ n तो कितना है? 7। और बीटा वॉयलेट क्या होगा? लैम्ब्डा वॉयलेट d बाय स्मॉल d। तो होता लैम्ब्डा वॉयलेट कितना है? 400 नैनोमीटर, मतलब 10 की पावर माइनस 9। कैपिटल डी 1 मीटर, अपन स्मॉल डी कितना है? 1 मिलीमीटर, मतलब 10 की पावर माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेना, है ना? इतना तुम कर सकते हो। तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा? 2.8 मिलीमीटर। तो बस बोल सकते हैं इन दोनों के ब्राइट स्पॉट पहली बार कब मैच करेंगे? 2.8 मिलीमीटर। इस ऊंचाई पे दोनों के ब्राइट स्पॉट पहली बार मैच करेंगे। और अगली बार मैच कब करेंगे उसके लिए n का मान 14 या m का मान 10 रख सकते हैं। और अगली बार कब मैच करेंगे उसके लिए n का मान 21 और m का मान 15। ऐसे बहुत बार मैच करेंगे। पहली बार y को 2.8 मिलीमीटर इतनी ऊंचाई पर मैच करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को हमने मूर्खों टाइप से कर तो लिया, है ना? ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को मूर्खों टाइप से कर तो लिया, लेकिन जहां वॉयलेट और येलो के ब्राइट स्पॉट मैच करेंगे उस बिंदु का प्रैक्टिकली कोई महत्व नहीं होगा। तुम बताओ, ये तुम बताओ कि इस बिंदु पर वॉयलेट और येलो के ब्राइट स्पॉट मैच कर रहे हैं ना? मतलब इस बिंदु पर जो वॉयलेट कलर होगा वो भी अधिकतम तीव्रता के साथ उपस्थित होगा, और जो येलो कलर है वो भी अधिकतम तीव्रता के साथ उपस्थित होगा। तो इस बिंदु पर जो कलर, है ना, इस बिंदु पर जो परिणामी कलर होगा वो वॉयलेट और येलो का मिक्सचर होगा, ठीक है? सही है ना? तो ये हमने पार्ट कर लिया। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, अभी तो दोनों के ब्राइट स्पॉट न्यूनतम कितनी ऊंचाई पर मैच करेंगे वो देखा। अब सेकेंड पार्ट में हमको पूछा है कि वॉयलेट और येलो इनके डार्क स्पॉट न्यूनतम कितनी ऊंचाई पर मैच, है ना? वॉयलेट और येलो इनके डार्क स्पॉट न्यूनतम कितनी ऊंचाई पर मैच करेंगे वो देखना है। बस इसके लिए भी बिल्कुल वही तरीका लगाएंगे। तुम बताओ कि पहले डार्क स्पॉट तो मैच नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे, पांचवें, सातवें कोई ना कोई तो डार्क स्पॉट मैच कर सकता है ना? बस सेकेंड पार्ट में पूछा है कि वॉयलेट और येलो दोनों के डार्क स्पॉट न्यूनतम कितनी ऊंचाई पर मैच करेंगे वो देखना है। तो बस यहाँ भी, है ना, इस बार भी बिल्कुल वही मेथड लगाएंगे। तो तुम बताओ कि वॉयलेट और येलो के तुम बताओ कि वॉयलेट और येलो के कोई ना कोई डार्क स्पॉट तो मैच कर सकते हैं ना? तो चलो मान लेते हैं कि बैंगनी का एनवा डार्क स्पॉट येलो के एमवे डार्क स्पॉट से मैच कर रहा है। है ना? पुराने पिछले क्वेश्चन के तरीके से ही करेंगे। बस हमको पूछा है कि डार्क स्पॉट न्यूनतम कितनी ऊंचाई पर मैच करेंगे वो देखना है। तो हमको पता है कि कोई ना कोई तो डार्क स्पॉट मैच कर सकते हैं ना? तो चलो मान लेते हैं कि बैंगनी का एनवा डार्क स्पॉट
येलो के mवे डार्क स्पॉट से मैच कर रहा है। बस पहले बैंगनी का nवा डार्क स्पॉट कितनी ऊंचाई पर बनेगा वो देखना है ना? पहले बैंगनी का nवा डार्क स्पॉट किस स्थिति पर बनेगा वो देखना है। ये तो हमको रटा हुआ है कि YDSC के प्रयोग में हमको केवल ब्राइट स्पॉट की स्थिति याद रखनी है और जो डार्क स्पॉट होगा उससे बीटा बाय 2 नीचे होगा। तो बस nवे डार्क स्पॉट की स्थिति देखनी है ना, तो हमको अच्छे पता है कि YDSC के एक्सपेरिमेंट में nवे ब्राइट स्पॉट की ऊंचाई तो कितनी होती है, y इक्वल टू n बीटा। तो बताओ nवे डार्क स्पॉट जो होगा उससे बीटा बाय 2 नीचे होगा, तो nवे डार्क स्पॉट की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, n माइनस 0.5 बीटा। है ना? तो मैंने याद कराया था, ठीक है? बस ध्यान रखना कि YDSC के प्रयोग में nवे, है ना, YDSC के प्रयोग में nवे ब्राइट स्पॉट की ऊंचाई y इक्वल टू n बीटा होती है, तो जो nवा डार्क स्पॉट होगा वो इससे बीटा बाय 2 नीचे होगा, तो nवे डार्क स्पॉट की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, n बीटा की जगह n माइनस 0.5 बीटा, या इसको सुंदर किताबी शब्दों में लिख सकते हैं। तो nवे डार्क स्पॉट की स्थिति क्या होगी, y इक्वल टू n माइनस 0.5 को 1 बाय 2 इंटू बीटा लिख सकते हैं, या इसको सॉल्व करेंगे तो 2n माइनस 1 बीटा बाय 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? ये तो बस पक्का बोल सकते हैं, क्योंकि पहले हम वॉयलेट का एनवा डार्क स्पॉट कहाँ बनेगा वो देखना है ना। ये तो देख लिया हमने कि एनवा ब्राइट स्पॉट एन बीटा वॉयलेट, तो एनवा डार्क स्पॉट इससे बीटा बाय 2 नीचे, मतलब एनवा डार्क स्पॉट कहाँ बनेगा, एन माइनस 0.5 बीटा, या इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, किताबी शब्दों में 2n माइनस 1 बीटा वॉयलेट बाय 2। तो वॉयलेट का एनवा डार्क स्पॉट तो यहाँ बनेगा। वैसे ही येलो का एमवा डार्क स्पॉट कहाँ बनेगा वो देखना है, तो इसमें भी वही तरीका कि बताओ येलो का एमवा डार्क स्पॉट भी कहाँ बनेगा, m माइनस 0.5 बीटा, या इसको किताबी शब्दों में सॉल्व करेंगे तो 2m माइनस 1 बीटा येलो बाय 2। है ना? बस हम पक्का बोल सकते हैं कि वॉयलेट का एनवा डार्क स्पॉट कहाँ बनेगा, 2n माइनस 1 बीटा वॉयलेट बाय 2, और येलो का एमवा डार्क स्पॉट कहाँ बनेगा, 2m माइनस 1 बीटा येलो बाय 2। बस दोनों के डार्क स्पॉट कहाँ मैच करेंगे वो देखना है। तो बताओ दोनों के डार्क स्पॉट मैच करें उसके लिए ये डार्क स्पॉट बराबर ऊंचाई पे बनने चाहिए, उसके लिए दोनों की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। बस आराम से बताओ कि बैंगनी का एनवा डार्क स्पॉट कहाँ बन रहा है, 2n माइनस 1 बीटा वॉयलेट बाय 2 पे बन रहा है, और येलो का एमवा डार्क स्पॉट कहाँ बन रहा है, 2m माइनस 1 बीटा येलो बाय 2 यहाँ बन रहा है। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना यार, बताओ। ये होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 2n माइनस 1 बीटा वॉयलेट, तो बीटा वॉयलेट को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा वॉयलेट डी बाय स्मॉल डी। चलो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। तो 2n माइनस 1 बीटा वॉयलेट को लैम्डा वॉयलेट डी बाय स्मॉल डी, तो लैम्डा वॉयलेट कितना है, 400 नैनोमीटर डी बाय स्मॉल डी बराबर इधर 2m माइनस 1, और बीटा येलो को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा येलो डी बाई डी, तो लैम्डा येलो तो 560 नैनोमीटर है। कैपिटल डी ओपन स्मॉल डी, सॉल्व कर सकते हैं ना इसको, बस आराम से बताओ। कि सॉल्व करेंगे तो कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसल, स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसल, है ना? तो इस नमूने को उधर ट्रांस, और नैनोमीटर से नैनोमीटर भी कैंसल। तो बताओ इस नमूने को उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा, 2n माइनस 1 अपन 2m माइनस 1 इक्वल टू कितना बचेगा इधर, 560 अपन 400। सॉरी, ठीक है, कैंसिल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 2n माइनस 1 अपन 2m माइनस 1 बराबर 560 अपन 400। ये सॉल्व करेंगे तो ये जीरो कैंसिल, 8 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ गया, 7 बटे 5। है ना? तो बस हम पक्का बोल सकते हैं, है ना, पक्का बोल सकते हैं कि इन दोनों के डार्क स्पॉट कब मैच करेंगे, इनके डार्क स्पॉट मैच करने के लिए 2n माइनस 1 अपन 2m माइनस 1 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 7 बटे 5। इसको सॉल्व करेंगे तो इनका सिंपलेस्ट अनुपात 7 बटे 5 आएगा। बस इससे हम पक्का, है ना, इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि इन दोनों के डार्क स्पॉट पहली बार कब मैच करेंगे, जब 2n माइनस 1 7 और 2m माइनस 1 5 हो।
है ना? पक्का बोल सकते हैं कि इन दोनों के डार्क स्पॉट पहली बार कब मैच करेंगे? जब 2n-1 7 और 2m-1 5 हो, ठीक है? सही है ना? तो इसको लिख सकते हैं हम कि दोनों के डार्क स्पॉट पहली बार कब मैच करेंगे? जब 2n-1 7 और 2m-1 5 हो। उसके बाद बताओ दोनों के डार्क स्पॉट दूसरी बार कब मैच करेंगे? जब 2n-1 14 हो और 2m-1 10 हो। ऐसे ही तीसरी बार कब मैच करेंगे? जब 2n-1 21 और 2m-1 15 हो। फिर और अगली बार कब मैच करेंगे? जब 2m-1 28 हो और 2m-1 20 हो। है ना? ऐसे-ऐसे इनके डार्क स्पॉट कई बार मैच करेंगे, तो इनके डार्क स्पॉट कहाँ-कहाँ मैच करेंगे वो आ गया। लेकिन इसमें कुछ सॉल्यूशन गलत हैं। जैसे बताओ, है ना? ये तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि 2n-1 और 2m-1 हमेशा विषम होने चाहिए। है ना? मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तुमने कि 2n-1 और 2m-1 हमेशा विषम होने चाहिए। तो 2n-1 7 और 2m-1 5 ये तो हो सकते हैं। इससे पहला सॉल्यूशन तो वैलिड है, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन वैलिड नहीं है। तुम बताओ, 2n-1 14 और 2m-1 10 हो ही नहीं सकता है। ये हमको पता है। ये मैथमेटिक्स के अनुसार 2n-1 बोलो या 2m-1 बोलो, ये विषम होंगे। तो बताओ, विषम होंगे मतलब सम के बराबर नहीं हो सकते, तो दूसरा सॉल्यूशन रिजेक्टेड है। तीसरे सॉल्यूशन में दोनों विषम है, इससे संभव है। लेकिन चौथे सॉल्यूशन में 2n-1 और 2m-1 सम है और संभव नहीं है। तो ध्यान रखना कि अंधों के टाइप से तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन संभव हैं। लेकिन आंखें खोल कर देखें तो इसमें 2n-1 और 2m-1 के विषम सॉल्यूशन ही वैलिड है, सम सॉल्यूशन वैलिड नहीं है, क्योंकि 2n-1 और 2m-1 विषम होते हैं जो सम के बराबर नहीं हो सकते। बस ये जो विषम संख्या वाले सॉल्यूशन है वही वैलिड है, सम संख्या वाले सॉल्यूशन वैलिड नहीं है, ठीक है? तो ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन, ये विषम वाले सॉल्यूशन वैलिड है, तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है? लेकिन हमको देखना है कि इनके डार्क स्पॉट लेकिन हमको देखना है कि इनके डार्क स्पॉट पहली बार कब मैच करेंगे वो देखना है। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि इनके डार्क स्पॉट पहली बार कब मैच करेंगे? जब 2n-1 7 हो और 2m-1 5 हो। मैं लिख देता हूँ, है ना? मैं लिख देता हूँ कि इन दोनों के डार्क स्पॉट पहली बार कब मैच करेंगे? जब 2n-1 7 हो और 2m-1 5 हो। है ना? मैंने लिख दिया है कि दोनों के डार्क स्पॉट पहली बार कब मैच करेंगे? जब 2n-1 7 हो और 2m-1 5 हो। तो इससे m और n निकाल सकते हो ना? इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2n = 8, तो n = 4 और इसमें 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2m-1 = 6, तो m = 3। है ना? तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि इनके डार्क स्पॉट पहली बार कब मैच करेंगे? जब n = 4 और m = 3 हो। तो इनके डार्क स्पॉट पहली बार कब मैच करेंगे? ये बैंगनी का चौथा डार्क स्पॉट येलो के तीसरे डार्क स्पॉट से पहली बार मैच करेगा। है ना? तो बोल सकते हैं n = 4 और m = 3 आ गया ना? तो दोनों के डार्क स्पॉट पहली बार कब मैच करेंगे? जब बैंगनी का चौथा डार्क स्पॉट येलो के तीसरे डार्क स्पॉट से पहली बार मैच करेगा, ठीक? तो ये हमने देख लिया कि दोनों के डार्क स्पॉट पहली बार कब मैच करेंगे? जब 2n-1 7 हो या 2m-1 5 हो। बस हमको देखना है कि इन दोनों के डार्क स्पॉट जहाँ पहली बार मैच करेंगे उस बिंदु की ऊंचाई कितनी होगी वो देखना है। तो बताओ, उस बिंदु की ऊंचाई तुम 2n-1 into बीटा वॉयलेट बाय 2 भी लिख सकते हो या फिर 2m-1 बीटा येलो बाय 2 भी कर सकते हो। दोनों बराबर होंगे, बराबर करने पे ही तो आंसर आया है। बस दोनों के डार्क स्पॉट पहली बार जहाँ मैच करेंगे उसकी ऊंचाई कितनी होगी? 2n-1 बीटा वॉयलेट बाय 2 भी लिख सकते हैं या फिर 2m-1 बीटा येलो बाय 2 भी लिख सकते हैं। चलो 2n-1 बीटा वॉयलेट बाय 2 लिख देते हैं। तो बताओ, 2n-1 तो कितना है? 7 बाय 2 को अलग लिख देता हूँ और बीटा वॉयलेट देखना है तो बीटा वॉयलेट लैम्ब्डा वॉयलेट d बाय स्मॉल d। लैम्ब्डा वॉयलेट तो कितना है? 400 नैनोमीटर, मतलब 10 की पावर -9, कैपिटल D 1 मीटर
अपन स्मॉल डी स्लिट के बीच दूरी 1 मिलीमीटर में, तो 10 की पावर -3। इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास कितना आएगा, 1.4 मिलीमीटर। इसको सॉल्व कर लेना, 1.4 मिलीमीटर आएगा। मतलब हमको पक्का पता चल गया कि वॉयलेट और येलो दोनों के डार्क स्पॉट न्यूनतम कितनी ऊंचाई पर मैच करेंगे, 1.4 मिलीमीटर। न्यूनतम इतनी ऊंचाई पर मैच करेंगे, ये बोल सकते हैं, है ना। ध्यान रखना कि जहां है ना, ध्यान रखना तुम कि जहां दोनों के ब्राइट स्पॉट मैच करेंगे उस बिंदु का तो कोई प्रैक्टिकल महत्व नहीं है, लेकिन जहां दोनों के डार्क स्पॉट मैच करेंगे उस बिंदु का प्रैक्टिकल महत्व है। तो तुम बताओ कि y इक्वल टू 1.5 मिलीमीटर, इस ऊंचाई पर दोनों के डार्क स्पॉट मैच करेंगे ना, तो बताओ इस ऊंचाई पर वॉयलेट का भी डार्क स्पॉट बन रहा है, मतलब इस बिंदु पर वॉयलेट कलर भी गायब होगा, और येलो का भी डार्क स्पॉट बन रहा है, मतलब येलो का भी विनाशी व्यतिकरण है, तो वहां येलो कलर भी गायब होगा। मतलब इस बिंदु पर वॉयलेट कलर भी गायब होगा और येलो कलर भी गायब होगा, तो इस बिंदु पर प्रकाश पूरी तरह से गायब होगा, मतलब इस बिंदु पर कंप्लीट डार्कनेस होगी, है ना। इस बिंदु पर कंप्लीट डार्कनेस होगी, ठीक है ना, ये बोल सकते हैं। तो ये देख लिया, ठीक है। हाँ बच्चों, मिक्स प्रकाश का एक क्वेश्चन मैंने किया, अब अगला क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ। ये तो क्वेश्चन देख लेना एक बार। इस बार भी YDC का प्रयोग कर रहे हैं। स्लिट के बीच आपस में दूरी 1 मिलीमीटर और स्लिट और पर्दे के बीच दूरी 1 मीटर है। अब इस बार भी उस मूर्ख इंसान ने दोनों स्लिट से एक वर्णी नहीं मिक्स प्रकाश भेजा है। इस स्लिट से भी वॉयलेट और रेड का मिक्सचर, और इस स्लिट से भी वॉयलेट और रेड का मिक्सचर भेजा है। जहाँ वॉयलेट या बैंगनी का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर और रेड या लाल का तरंग दैर्ध्य 700 नैनोमीटर है। तो इन दोनों से हमने बैंगनी और रेड का मिक्सचर हमने भेजा है, ठीक है। इस बस हमको पूछा है, इस बार हमको पूछा है कि इस बार, है ना, केंद्रीय बिंदु को y इक्वल टू 0 बोलते हैं। तो हमको पूछा है कि इस बार बैंगनी और रेड दोनों के डार्क स्पॉट न्यूनतम कितनी ऊंचाई पर मैच करेंगे, वो देखना है। ये तो वीडियो को पॉज कर देना, ये 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो। चलो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम में जो भी सिंसियर होगा उसने कर लिया होगा। फिर पहले इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर ये है कि इस बार वॉयलेट और रेड के डार्क स्पॉट तो कहीं मैच करेंगे ही नहीं, ये आंसर होगा। चलो, चलो इसको कर लेते हैं। ध्यान से देखना कि YDC का प्रयोग कर रहे हैं, और इस बार दोनों स्लिट से हमने मिक्स प्रकाश भेजा है ना। इस स्लिट से भी बैंगनी और रेड का मिक्सचर, और इस स्लिट से भी बैंगनी और रेड का मिक्सचर भेजा है। तो बस हमको पूछा है कि हमको पूछा है कि बैंगनी और रेड दोनों के डार्क स्पॉट, या डार्क स्पॉट को किताबी शब्दों में मिनिमा भी बोलते हैं। तो हमको पूछा है कि बैंगनी और रेड दोनों के डार्क स्पॉट या मिनिमा ये न्यूनतम कितनी ऊंचाई पर मैच करेंगे, वो देखना है। बस उसको अपने पुराने तरीके से करते हैं। तो तुम बताओ, सॉरी, तुम बताओ कि बैंगनी और रेड के डार्क स्पॉट कहीं ना कहीं तो मैच कर सकते हैं ना, है ना। तुमको पता है कि बैंगनी और रेड के डार्क स्पॉट, ये हमको पता है कि बैंगनी और रेड के डार्क स्पॉट कहीं ना कहीं तो मैच कर सकते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि बैंगनी का nवां डार्क स्पॉट रेड के mवें डार्क स्पॉट से मैच कर रहा है। हमेशा ऐसे ही करते हैं ना। ये तो चलो भगवान का नाम लेकर के मान लेते हैं कि बैंगनी का nवां डार्क स्पॉट रेड के mवें डार्क स्पॉट से मैच कर रहा है। तो चलो पहले बैंगनी का nवां डार्क स्पॉट किस ऊंचाई पर बनेगा, वो देखना है। ये तो मैंने क्लियरली बताया था कि हमको केवल ब्राइट स्पॉट की स्थितियां याद रखनी है। ये तो हमको पता है कि, है ना, हमको पता है कि nवां ब्राइट स्पॉट किस ऊंचाई पे बनता है, y इक्वल टू n बीटा। तो बता, nवां डार्क स्पॉट जो है वो इससे बीटा बाय 2 नीचे बनेगा, तो nवां डार्क स्पॉट कितनी ऊंचाई पर बनेगा, y इक्वल टू n माइनस 0.5 बीटा। ये 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। लघुत्तम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो nवां डार्क स्पॉट कितनी ऊंचाई पर बनेगा, 2n-1 बीटा बाय 2।
ठीक है, मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीजें याद रहती हैं। ये जो गंदी फॉर्म है वो याद नहीं रहती है, तो बस हम तो दिमाग में यही रखेंगे कि एनवा ब्राइट स्पॉट एन बीटा, तो एनवा डार्क स्पॉट से बीटा बाय 2 नीचे, तो एन माइनस 0.5 बीटा ही बनेगा। 0.5 को 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो एनवा डार्क स्पॉट कितनी ऊंचाई पर बनेगा, 2n माइनस 1 बीटा बाय 2। बस हम बोल सकते हैं कि बैंगनी का एनवा डार्क स्पॉट कितनी ऊंचाई पर बनेगा, 2n माइनस 1 बीटा वॉयलेट बाय 2 पर बनेगा। और उसी के सिमिलर रेड का एम्बर डार्क स्पॉट कितनी ऊंचाई पर बनेगा, एन की जगह हम लिख देंगे, तो रेड का एम्बर डार्क स्पॉट कितनी ऊंचाई पर बनेगा, 2m माइनस 1 बीटा रेड बाय 2। और तुम बताओ कि इन दोनों के डार्क स्पॉट मैच करने के लिए दोनों के डार्क स्पॉट बराबर ऊंचाई पर बनने चाहिए, तो तुम बताओ कि बैंगनी का एनवा डार्क स्पॉट कितनी ऊंचाई पर बन रहा है 2n माइनस 1 बीटा वॉयलेट बाय 2, और रेड का एम्बर डार्क स्पॉट कहाँ बन रहा है, 2m माइनस 1 बीटा रेड बाय 2। बस मैच करने के लिए दोनों के डार्क स्पॉट बराबर ऊंचाई पे बनने चाहिए तो उसके लिए इनकी ऊंचाई को बराबर कर देंगे। सॉल्व कर सकते हैं ना, सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसल थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा बताओ, 2n माइनस 1, और बीटा वॉयलेट को क्या लिख देंगे, एन वॉयलेट कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो बताओ एन वॉयलेट कितना है, 400 नैनोमीटर कैपिटल डी बाय स्मॉल डी बराबर इधर 2m माइनस 1, और बीटा रेड को लेमडा रेड डी बाय डी, तो लेमडा रेड सॉरी ये लेमडा रेड कितना होता है 700 नैनोमीटर कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इतना आ गया। और सॉल्व कर सकते हैं ना, तो तुम बताओ कि सॉल्व करेंगे तो डी से डी कैंसल, स्मॉल डी से स्मॉल डी, और नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसल, और ये 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसल हो गए तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा, 2n माइनस 1 अपन 2m माइनस 1 है ना, तो इनको सॉल्व करेंगे तो 2n माइनस 1 अपन 2m माइनस 1 बराबर 700 अपन 400, या सिंपलेस्ट अनुपात निकालेंगे तो 7/4। तो बस हम कंफर्म बोल सकते हैं, है ना हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इन दोनों के डार्क, हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के डार्क स्पॉट पहली बार कब मैच करेंगे, जब 2n माइनस 1 7 और 2m माइनस 1 4 हो। उसके बाद बताओ दोनों के डार्क स्पॉट दूसरी बार कब मैच करेंगे, जब 2n माइनस 1 14 हो और 2m माइनस 1 8 हो। फिर तीसरी बार कब मैच करेंगे, जब 2n माइनस 1 21 हो और 2m माइनस 1 12 हो। ऐसे बहुत बार मैच करेंगे, ठीक हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि ढंग से देखो तो सारे सॉल्यूशन इस बार इनवैलिड है तो हमको मैथमेटिक्स से अच्छे पता है ना, मैथमेटिक्स से हमको अच्छे पता है कि 2n माइनस 1 और 2m माइनस 1 दोनों विषम होने चाहिए, है ना, मैथमेटिक्स से हमको पता है कि 2n माइनस 1 भी विषम होना चाहिए और 2m माइनस 1 भी विषम होना चाहिए। तो पहला सॉल्यूशन देखते हैं कि दोनों के डार्क स्पॉट पहली बार कब मैच करेंगे, जब 2n माइनस 1 7 हो और 2m माइनस 1 4 हो। तो देखो 2n माइनस 1 तो 7 हो सकता है क्योंकि विषम है, ठीक हाँ, लेकिन 2m माइनस 1 4 नहीं हो सकता है, ठीक हाँ, बताओ ये जो 2m माइनस 1 है वो तो हमेशा विषम होता है और 4 सम है, तो विषम सम के बराबर नहीं हो सकता। तो पहले सॉल्यूशन में 2n माइनस 1 तो 7 हो सकता है, लेकिन 2m माइनस 1 4 नहीं हो सकता, तो ये सॉल्यूशन रिजेक्ट हो गया। दूसरा सॉल्यूशन तो महा रिजेक्ट हुआ, ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन तो 14 और 8 है ना, तो 2n माइनस 1 विषम है, वो 14 या सम के बराबर नहीं हो सकता, और 2m माइनस 1 भी विषम है, वो 8 या सम के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए पहला ऑप्शन तो रिजेक्टेड और दूसरा ऑप्शन महा रिजेक्टेड। फिर तीसरा ऑप्शन भी रिजेक्टेड कि 2n माइनस 1 तो 21 हो सकता है, लेकिन 2m माइनस 1 12 या सम नहीं हो सकता, तो तीसरा ऑप्शन रिजेक्टेड। और चौथा ऑप्शन 28/16, तो 2n माइनस 1 ये 28 नहीं हो सकता और 2m माइनस 1 16 नहीं हो सकता, तो महा रिजेक्टेड। तो बस पहला सॉल्यूशन रिजेक्टेड, दूसरा सॉल्यूशन महा रिजेक्टेड, तीसरा सॉल्यूशन रिजेक्टेड, चौथा सॉल्यूशन महा रिजेक्टेड। तो इस बार सारे सॉल्यूशन रिजेक्ट हो गए, इस बार सारे सॉल्यूशन रिजेक्ट हो गए, मतलब इस बार आंसर है कि दोनों के डार्क स्पॉट तो कहीं मैच करेंगे ही नहीं, है ना, एक भी सॉल्यूशन वैलिड नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर है कि इन दोनों के डार्क स्पॉट कहीं मैच करेंगे ही नहीं, कहीं भी मैच नहीं करेंगे, तो इसका आंसर लिख दिया है।
ये अगर तुम चेक करोगे तुमको पता चलेगा कि इनके ब्राइट स्पॉट तो मैच करेंगे, लेकिन इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पता चल गया कि इनके डार्क स्पॉट कहीं भी मैच नहीं करेंगे। मतलब इस बार कंप्लीट अंधकार वाला कोई बिंदु प्राप्त होगा ही नहीं। तो बच्चों देखो, ये बच्चों ध्यान से देखना। देखो अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें दोनों स्लिट से केवल 2 प्रकाश का ही मिक्सचर भेजा था, लेकिन अब कई बार ऐसे मूर्खतापूर्वक क्वेश्चन आते हैं जिसमें वाईडीसी के प्रयोग में दोनों स्लिट से 2 कलर का नहीं, रेड से लेकर के बैंगनी तक सातों कलर का मिक्सचर भेज रहे हैं, मतलब व्हाइट लाइट भेज रहे हैं, मतलब दृश्य प्रकाश भेजते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें वाईडीसी के प्रयोग में दोनों स्लिट से हम व्हाइट लाइट भेजते हैं, मतलब श्वेत प्रकाश भेजते हैं जिसमें प्रकाश के सातों कलर मिक्स्ड होते हैं। ठीक, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। इस बार भी यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस बार उस मूर्ख इंसान ने क्या किया है कि इन दोनों स्लिट से, इस बार इसने ऐसा किया है कि इन दोनों स्लिट से उसने व्हाइट लाइट भेजी है, मतलब श्वेत प्रकाश भेजा है। और तुमने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें बैंगनी से लेकर के रेड तक सातों कलर मिक्स्ड होते हैं, है ना। पहले तो दो-दो कलर मिक्स थे, पहले तो दो-दो कलर ही मिक्स थे, लेकिन इस बार उस मूर्ख इंसान ने श्वेत प्रकाश भेजा है जिसमें बैंगनी से लेकर के रेड तक सातों कलर मिक्स्ड है। बस अब तुमको पर्दे पर क्या दिखेगा वो देखना है। तो देखो, इसका प्रैक्टिकल आंसर तो ये है ना? इसका इसका प्रैक्टिकल आंसर तो ये है कि वाईडीएससी के प्रयोग में अगर इन स्लिट से श्वेत प्रकाश या व्हाइट लाइट भेजें तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का कचरा हो जाएगा, मतलब सत्यानाश हो जाएगा। मतलब पर्दे पे न तो तुमको कोई ब्राइट और डार्क स्पॉट दिखेंगे और न ही तुमको कोई खास कलर दिखेंगे। पूरे पर्दे पर सब जगह लगभग एक जैसा ही उजाला दिखेगा और सब जगह लगभग व्हाइट जैसा ही दिखेगा, है ना? मतलब रंग ही नहीं दिखेगा। तो प्रैक्टिकल आंसर ये है, इस स्लिट से अगर श्वेत प्रकाश भेजें या व्हाइट लाइट भेजें तो पूरे एक्सपेरिमेंट का कचरा हो जाएगा, मतलब सत्यानाश हो जाएगा। सब जगह तुमको रंगहीन जैसा दिखेगा, है ना? कोई भी कलर तुमको स्पेशली नहीं दिखेगा, ठीक है? प्रैक्टिकल आंसर तो ये है। लेकिन एक बार गधों से इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं, है ना? एक बार इसको थ्योरेटिकली करते हैं। तो बस वाईडीसी का प्रयोग है और उसमें हमने दोनों स्लिट से 2 कलर का मिक्सचर नहीं, इस बार श्वेत प्रकाश भेजा है जिसमें बैंगनी से लेकर के रेड तक सातों कलर मिक्स्ड है। तो बस अब पर्दे पर किस टाइप से हमको दिखेगा वो देखना है। तो बस यहाँ भी वही तरीका, इस बार जो प्रकाश भेज रहे हैं उसमें बैंगनी से लेकर रेड तक सातों कलर मिक्स्ड हैं, तो सातों कलर को अलग-अलग स्टडी करेंगे। तो चलो, सबसे पहले बताओ कि जो पर्दे का मध्य बिंदु है, सेंट्रल बिंदु है ना? तुम बताओ कि जो पर्दे का मध्य बिंदु है, सेंट्रल बिंदु है, वहाँ तो रेड कलर का भी सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बनेगा, येलो का भी सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बनेगा और वॉयलेट का भी सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बनेगा, है ना? तो हमको अच्छे पता है कि भले श्वेत प्रकाश भेजो फिर भी पर्दे का जो मध्य बिंदु है, सेंट्रल बिंदु है, वहां तो रेड से लेकर के वॉयलेट तक सातों कलर का ब्राइट स्पॉट बनेगा। मतलब मध्य बिंदु पर तो रेड से लेकर के वॉयलेट तक सातों कलर अधिकतम तीव्रता के साथ उपस्थित होंगे, बोल सकते हैं ना? कह सकते हैं कि मध्य बिंदु पर सातों कलर का ब्राइट स्पॉट बनेगा, मतलब मध्य बिंदु पर तो वॉयलेट से लेकर के रेड तक सातों कलर अधिकतम तीव्रता के साथ उपस्थित होंगे, है ना? और तुम बताओ कि सातों कलर का मिक्सचर क्या होता है? व्हाइट। तो बस पक्का है, इस बार सेंट्रल बिंदु पर सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बनेगा जो सातों कलर का मिक्सचर होगा, मतलब मध्य बिंदु पर सेंट्रल व्हाइट स्पॉट बनेगा, ठीक है? पहली चीज क्लियर होनी चाहिए कि मध्य बिंदु पर सातों कलर का ब्राइट स्पॉट बनेगा, मतलब मध्य बिंदु पर वॉयलेट से लेकर के रेड तक सातों कलर अधिकतम तीव्रता के साथ उपस्थित होंगे और सातों कलर का मिक्सचर व्हाइट होता है ना, इसलिए मध्य बिंदु पर जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बनेगा वो व्हाइट होगा। ये तो मध्य बिंदु पर सेंट्रल व्हाइट ब्राइट स्पॉट बनेगा, ये देख लिया, ठीक है? तो बताओ मध्य बिंदु पर तो, है ना, सातों कलर का सेंट्रल ब्राइट स्पॉट तो मध्य बिंदु पर ही बनेगा, लेकिन पहला ब्राइट स्पॉट सबका अलग-अलग ऊंचाई पर बनेगा। ये तो पक्का बोल सकते हैं कि सातों कलर का सेंट्रल ब्राइट स्पॉट तो मध्य बिंदु पर ही बनेगा, लेकिन पहला ब्राइट स्पॉट अलग-अलग ऊंचाई पर बनेगा।
ये तो हमको पता है कि पहला ब्राइट स्पॉट कहाँ बनता है, y इक्वल टू बीटा पे बनता है। फिर हमको पता है बीटा होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये तो हमको अच्छे पता है कि जो बैंगनी होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा तो बैंगनी का बीटा भी सबसे कम होगा, और बीटा सबसे कम होगा मतलब बैंगनी का पहला ब्राइट स्पॉट सबसे कम ऊंचाई पर बनेगा, है ना? बोल सकते हैं कि बैंगनी का लैम्डा कम होता है तो बीटा भी कम होगा, इसलिए बैंगनी का पहला ब्राइट स्पॉट सबसे कम ऊंचाई बनेगा। उसके बाद ये बैंगनी के बाद नीले का पहला ब्राइट स्पॉट बनेगा, या तो बैंगनी के बाद नीला, आसमानी, पीला, नारंगी और जो लाल है या जो रेड है, रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, तो रेड का बीटा भी सबसे ज्यादा होगा, और बीटा सबसे ज्यादा होगा तो रेड का पहला ब्राइट स्पॉट सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनेगा। बस ऑब्जेक्टिव इसका आंसर ये हो गया। फिर इसका जो थ्योरी है मैंने लिख दी है कि मध्य बिंदु पर तो सातों कलर अधिकतम तीव्रता के साथ उपस्थित होंगे, सातों कलर का मिक्सचर व्हाइट होता है, इसलिए मध्य बिंदु पर तो जो सेंट्रल स्पॉट बनेगा वो व्हाइट होगा, ठीक है। लेकिन इन सातों कलर का जो पहला ब्राइट स्पॉट है वो अलग-अलग ऊंचाई पर बनेगा, और पहला ही नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बाकी जो ब्राइट स्पॉट है वो सबके अलग-अलग ऊंचाई पे बनेंगे। और तुम बताओ कि किसी बिंदु पर 2 या 3 कलर के तो ब्राइट स्पॉट मैच कर सकते हैं, लेकिन सातों कलर के तो ब्राइट स्पॉट किसी बिंदु पर मैच नहीं कर पाएंगे ना, है ना? तो बस हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल बिंदु पर व्हाइट स्पॉट बनेगा, और उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो ब्राइट स्पॉट है वो अलग-अलग ऊंचाई पर बनेंगे, ठीक है? और एक और चीज बताओ, है ना? एक और चीज बताओ कि y इक्वल टू बीटा वॉयलेट, है ना? तो तुम बताओ इस ऊंचाई पर वॉयलेट का तो ब्राइट स्पॉट होगा, है ना? बोल सकते हैं कि y इक्वल टू बीटा वॉयलेट, इस ऊंचाई पर वॉयलेट का तो ब्राइट स्पॉट होगा, लेकिन इस ऊंचाई पर बाकी कलर भी कुछ मात्रा में उपस्थित होंगे। ये तो ध्यान रखना कि ये कलर थोड़ा बहुत वॉयलेट दिखेगा क्योंकि वॉयलेट डोमिनेटिंग है, लेकिन अकेला वॉयलेट ही नहीं है, यहाँ लाल, येलो, ऑरेंज ये भी कलर थोड़ी मात्रा में उपस्थित होंगे। ऐसे ही जब रेड का ब्राइट स्पॉट बन रहा है वहाँ रेड के अलावा बाकी कलर भी उपस्थित होंगे। रेड कलर अधिकतम तीव्रता के साथ उपस्थित होगा, लेकिन बाकी कलर भी थोड़े उपस्थित होंगे, इसलिए बिंदु थोड़ा बहुत रेड जैसा दिखेगा, बाकी बिल्कुल पूरी तरह से रेड नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हमने गधों टाइप से थ्योरेटिकली पढ़ लिया, बाकी प्रैक्टिकल आंसर ये है कि दोनों स्लिट से अगर व्हाइट लाइट भेजें तो पूरे एक्सपेरिमेंट का कचरा हो जाएगा। ये तुमको कोई भी फ्रिंज भी नहीं दिखेगी, कोई भी स्पॉट भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखेंगे, ठीक। अब चलो इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, तुमको करना है क्योंकि इस टाइप की चीजें मैंने पहले बताई थी, ठीक, ध्यान से देखना है। तो देखो इस बार भी हम वाईडीसी का प्रयोग कर रहे हैं। ये तो ये दो छोटे-छोटे स्लिट बना देते हैं। स्लिट के बीच दूरी 2 मिलीमीटर है, और स्लिट और पर्दे के बीच दूरी 1 मीटर है, ठीक है। सही ना? दोनों स्लिट बिल्कुल सिमेट्रिकली बनाते हैं, ठीक है। मतलब समझते हैं कि स्लिट के बीच आपस में दूरी 2 मिलीमीटर है, तो ये दूरी इसकी आधी होगी मतलब 1 मिलीमीटर होगी, और ये भी दूरी ऑब्वियसली इसकी आधी होगी मतलब 1 मिलीमीटर होगी, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या किया है ना? इस बार हमने क्या किया है कि मुर्खों से इन दोनों स्लिट से श्वेत प्रकाश भेजा है, मतलब श्वेत दृश्य प्रकाश भेजा है, जिसमें रेड से लेकर के बैंगनी तक सातों कलर मिक्स्ड हैं। तो जो श्वेत दृश्य प्रकाश है उसका तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होगा। ये तो ध्यान रखना। इस बार दोनों स्लिट से हमने श्वेत दृश्य प्रकाश भेजा है, जिसमें रेड से लेकर के सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों स्लिट से श्वेत दृश्य प्रकाश भेजा है, जिसमें बैंगनी से लेकर रेड तक सातों कलर मिक्स्ड हैं, तो उसका तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होगा, ठीक है। बस स्लिट से निकलने के बाद किरणें पर्दे के अलग-अलग बिंदुओं पर मिलेंगी ना, बस हमको पूछा है कि इसको S1 इसको S2 बोल देता हूँ। तो बस हमको पूछा है कि स्लिट S1 के जस्ट सामने वाले बिंदु पर दृश्य प्रकाश में से कौन-कौन से तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एब्सेंट होगा मतलब गायब होगा। ये तो क्वेश्चन मैंने प्रॉपर लैंग्वेज में लिख दिया है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन का मतलब यही है। इस बार मूर्ख इंसान ने दोनों स्लिट से श्वेत दृश्य प्रकाश भेजा है, जिसमें 400 से 700 नैनोमीटर के बीच सारे कलर मिक्स्ड है ना। तो बस हमको पूछा है कि स्लिट S1 के जस्ट सामने वाले बिंदु पर, है ना, मतलब इस वाले बिंदु पर दृश्य प्रकाश में से कौन-कौन से तरंग दैर्ध्य के प्रकाश गायब होंगे वो देखना है। तो 2-3 मिनट के लिए वीडियो पॉज़ करना, क्योंकि वैसा क्वेश्चन एक बार करा चुका हूँ। 2-3 मिनट के लिए वीडियो पॉज़ करो और खुद ट्राई करो उसको।
चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम में जो भी सिंसियर होगा उसने इसको कर लिया होगा। स्टार्ट कर देते हैं, एक बार सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है? तो वाईडीसी का प्रयोग करें। दोनों से स्लिट से हमने श्वेत प्रकाश भेजा है जिसका तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर के बीच, सातों कलर मिक्स्ड हैं। तो पूछा है कि स्लिट S1 के जस्ट सामने वाले बिंदु पर कौन-कौन से तरंग दैर्ध्य गायब होंगे, मतलब कौन-कौन से तरंग दैर्ध्य का प्रकाश गायब होगा? तो बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन तो पहले कर चुके हैं ना? बस इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बस एक ही स्किल, कि इस बिंदु पर मिलने वाली किरणों के बीच पथांतर निकालेंगे, है ना? वही, कि सबसे पहले इस बिंदु पर मिलने वाली किरणों के बीच पथांतर निकालेंगे और फिर हमको पूछा है कि कौन-सा कलर गायब होगा, वो पूछा है ना? तो बस हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि जिस कलर का विनाशी व्यतिकरण होगा, उस कलर का सर्वनाश हो जाएगा, मतलब उस बिंदु पर वो वाला कलर गायब होगा। ये तो बोल सकते हैं। नहीं, हम बोल सकते हैं कि इस बिंदु पर जिस कलर का विनाशी व्यतिकरण होगा, उस कलर का विनाश हो जाएगा, मतलब वो कलर गायब होगा, ठीक है? बस यही कांसेप्ट लगाएँगे, स्टार्ट करते हैं। फिर हमको पूछा है कि स्लिट के जस्ट सामने वाले बिंदु पर कौन-कौन से तरंग दैर्ध्य के प्रकाश गायब होंगे, वो देखना है। फिर बस उसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि स्लिट से निकलने वाली किरणें अगर स्लिट S1 के जस्ट सामने वाले बिंदु पर मिले, तो यहाँ मिलने वाली किरणों के बीच पथांतर कितना होगा, वो देखना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि स्लिट S1 के जस्ट सामने वाला जो बिंदु है, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, वो देखना है। ठीक है, तो वो तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तुम खुद बताओ कि दोनों स्लिट के बीच कुल दूरी 2 मिलीमीटर है, तो ऑब्वियसली ये दूरी उसकी आधी होगी, मतलब 1 मिलीमीटर, और ये भी 1 मिलीमीटर। तो तुम आराम से बताओ कि ये आराम से बताओ कि ये दूरी 1 मिलीमीटर है, तो उसके समानांतर ये दूरी भी 1 मिलीमीटर होगी। ये मतलब हम पक्का बोल सकते हैं कि स्लिट S1 के जस्ट सामने वाला जो बिंदु होगा, उसकी सेंट्रल बिंदु से ऊंचाई कितनी होगी, y इक्वल टू 1 मिलीमीटर, है ना? तो बस सबसे पहले देखते हैं कि स्लिट से निकलने वाली किरणें इस y इक्वल टू 1 मिलीमीटर इस वाले बिंदु पर पहुंचे, तो इस वाले बिंदु पर पहुंचने वाली किरणों के बीच पथांतर कितना होगा, वो देखना है। ये तो बस आराम से बताओ कि इस बार स्लैब का तो कोई चक्कर नहीं है ना? बस आराम से बोल सकते हैं कि स्लिट से निकलने वाली किरणें सेंट्रल बिंदु से y ऊपर मिले, तो इस बिंदु पर मिलने वाली किरणों के बीच पथांतर सिंपली y d बाय कैपिटल D। साफ-साफ दिख रहा है कि इस बार इस बिंदु की ऊंचाई कैपिटल D से काफ़ी कम है ना? बोल सकते हैं कि इस बिंदु पर मिलने वाली किरणों के बीच पथांतर सिंपली y d बाय कैपिटल D इतना होगा। मान रख देता हूँ। ठीक है, तो y तो इस बिंदु की ऊंचाई 1 मिलीमीटर, मतलब 10 की पावर -3, स्मॉल डी स्लिट्स के बीच आपस में दूरी वो कितनी है, 2 मिलीमीटर, मतलब 10 की पावर -3, और कैपिटल डी स्लिट और पर्दे के बीच दूरी वो 1 मीटर दे रखी है। बस हम बोल सकते हैं कि इस बिंदु पर मिलने वाली किरणों के बीच पथांतर कितना हो गया, 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, है ना? तो इस बिंदु पर मिलने वाली किरणों के बीच पथांतर 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर हो गया। चलो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो बताओ, नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है मतलब 10 की पावर -9 में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1000 का जबरदस्ती भाग लगा देते हैं और पाप को कैंसिल करने के लिए 1000 का गुणा भी कर देते हैं, ठीक है? तुम बताओ, है ना? तुम बताओ कि इस बिंदु पर मिलने वाली किरणों के बीच पथांतर कितना आ गया, 2 इंटू 1000 करेंगे तो 2000, और बताओ तुम, ये बताओ, 10 की पावर 6 अपन 1000 करेंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर -9 मीटर, है ना? तो 10 की पावर -6 अपन 1000 करेंगे तो 10 की पावर -9 मीटर, जिसको नैनोमीटर बोल सकते हैं, ठीक है? है ना? तो बस हम पक्का बोल सकते हैं। ठीक है ना? कि स्लिट से निकलने वाली किरणें इस बिंदु पर मिले, तो इस बिंदु पर मिलने वाली किरणों के बीच पथांतर कितना होगा, 2000 नैनोमीटर। और बस अब हमको पूछा है कि इस बिंदु पर कौन-कौन से कलर गायब होंगे, वो देखना है। बस हमको अच्छे पता है कि बताओ जिन कलर का, हमको अच्छे पता है कि जिन कलर का विनाशी व्यतिकरण होगा, उन कलर का बिल्कुल विनाश हो जाएगा, मतलब वो कलर गायब होंगे। बस इज़िली कर सकते हैं, तो बताओ, इस बिंदु पर मिलने वाली किरणों के बीच पथांतर 2000 मीटर है ना? और बस हम बोल सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पर कौन-सा कलर गायब होगा, वो देखना है, मतलब इनडायरेक्टली देखना है कि इस बिंदु पर किन कलर का विनाशी व्यतिकरण होगा, वो देखना है। तो हमको पता है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए
पथांतर कितना होना चाहिए, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 या जनरली 2n-1 लैम्डा बाय 2, ये आना चाहिए तुमको। ये तो बिल्कुल सिंपल कि इस बिंदु पर मिलने वाली किरणों के बीच पथांतर 2000 नैनोमीटर है। और हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि, है ना, कौन सा कलर गायब होगा वो देखना है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जिस कलर का विनाशी व्यतिकरण होगा वो कलर गायब होगा। बस कलर गायब होने के लिए उस कलर का विनाशी व्यतिकरण होना चाहिए, और विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 है जनरली 2n-1 लैम्डा बाय 2। इससे लैम्डा निकाल सकते हैं ना। 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 4000 नैनोमीटर, और 2n-1 को भी उधर ट्रांसफर करेंगे तो लैम्डा कितना आ गया, 4000 नैनोमीटर अपन 2n-1, तो लैम्डा 4000 नैनोमीटर अपन 2n-1 हो गया। तो बस इसमें n का मान क्या रख सकते हैं, तो इसमें n का मान 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे रख सकते हैं। तो n के अलग-अलग मानों के अनुसार लैम्डा के अलग-अलग मान आएंगे, क्वांटम मान आएंगे। तो इन तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का विनाशी व्यतिकरण होगा, तो उस तरंग दैर्घ्य के प्रकाश गायब होंगे। तो बस, है ना? तो n के अलग-अलग मानों के अनुसार लैम्डा के अलग-अलग मान आएंगे। तो मैं फटाफट लिख रहा हूँ, पहले n इक्वल टू 1 रखते हैं। तो डायरेक्ट बताओ, इसमें n इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहला तरंग दैर्घ्य कितना आएगा, 4000 नैनोमीटर, है ना? एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही बताओ, इसमें n इक्वल 2 रखेंगे तो बताओ दूसरा तरंग दैर्घ्य जो गायब होगा वो कितना होगा, बताओ 4000/3, ये भाग लगा देना। ये भाग लगाओगे तो 1333 नैनोमीटर है। ये भी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश गायब होगा। ऐसे ही n इक्वल टू 3 रखेंगे तो तीसरा तरंग दैर्घ्य जो गायब होगा वो कितना होगा, 4000, अपन n की जगह 3 रखेंगे तो 2n-1 कितना हो जाएगा, 5। तो ये कितना हो गया, 800 नैनोमीटर, ये भी गायब होगा। ऐसे ही n इक्वल टू 4 रखेंगे तो चौथा तरंग दैर्घ्य जो गायब होगा वो कितना होगा, लेकिन चौथा तरंग दैर्घ्य जो गायब होगा वो कितना होगा, 4000/7। इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कितना आएगा, ये 571 नैनोमीटर ये आएगा। ठीक है। ऐसे ही n इक्वल टू 5 रखेंगे तो पांचवा तरंग दैर्घ्य जो गायब होगा वो कौन सा होगा, 4000/9, है ना। n इक्वल टू 5 रखेंगे तो ये 2n-1 9 हो जाएगा ना। तो पांचवा तरंग दैर्घ्य जो गायब होगा वो कितना होगा, 4000/9। इसका अगर भाग लगाओगे तुम्हारे पास 444 नैनोमीटर ये हो गया। जगह कम है तो इधर लिख देता हूँ। ऐसे n इक्वल टू 6 रखेंगे तो छठा तरंग दैर्घ्य जो गायब होगा वो कितना होगा, 4000/n की जगह 6 रखेंगे तो ये 11। इसको सॉल्व करेंगे तो 364 नैनोमीटर। और ऐसे n के अलग-अलग मानों के अनुसार लैम्डा के अलग-अलग मान आएंगे, मतलब बहुत सारे मान आएंगे। तो बस हम बोल सकते हैं कि इन तरंग, है ना, हम बोल सकते हैं कि इस बिंदु पर इन तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का विनाशी व्यतिकरण होगा, तो इन तरंग दैर्घ्य के प्रकाश गायब होंगे। लेकिन इस बार हमने जो प्रकाश गिराया केवल दृश्य प्रकाश गिराया है, तो बस हमको देखना है ना वही। इस बार जो प्रकाश गिरा है वो केवल दृश्य प्रकाश गिराया है, जिसका तरंग दैर्घ्य केवल 400 से 700 नैनोमीटर के बीच है। तो बस हमको देखना है कि दृश्य प्रकाश के कौन-कौन से तरंग दैर्घ्य गायब होंगे वो देखना है। तो बताओ, ये तो दृश्य प्रकाश में आएंगे ही नहीं, है ना। एक तो ये वाला जो तरंग दैर्घ्य 400 से, है ना, एक तो ये वाला जो तरंग दैर्घ्य है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच है। तो दृश्य प्रकाश का एक तो ये तरंग दैर्घ्य गायब होगा, और दूसरा ये जो तरंग दैर्घ्य है वो भी 400 से 700 नैनोमीटर के बीच है, मतलब ये भी गायब होगा। बाकी तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश में है ही नहीं, तो इनके सॉल्यूशन से हमको मतलब ही नहीं है। तो बस इसका आंसर क्या आ गया कि दृश्य प्रकाश के कौन-कौन से तरंग दैर्घ्य इस बिंदु पर गायब होंगे, ये 571 नैनोमीटर और 444 नैनोमीटर, ये दोनों प्रकाश उस बिंदु पर गायब होंगे। ये तो यंग डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट हमने कंप्लीट कर दिया, मतलब प्रकाश का व्यतिकरण हमने कंप्लीट कर लिया। ये तो अपने जेईई एडवांस के सिलेबस में प्रकाश का व्यतिकरण ही है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगली क्लास में हम कुछ जेईई मेंस का जो पार्ट है, अ, विवर्तन और ध्रुवण, इसको स्टडी करेंगे। देखना, जो मेडिकल के बच्चा अगर कोई इसको वीडियो को देख रहा है, ठीक, तो वो भी इन क्वेश्चन को देख सकता है। अगर कभी पेपर टफ आ गया तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
हाँ, लास्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर जेईई मेंस या एडवांस का कोई बच्चा देख रहा है, तो उसको तो ये सारे पार्ट ढंग से करने होंगे क्योंकि जेईई मेंस और एडवांस में आते हैं। लेकिन अगर मेडिकल का कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो ये पढ़ लेना क्योंकि बुक में दिए होते हैं। तो पढ़ तो लेना लेकिन मेडिकल का जो पेपर है उसमें कल की क्लास तक हमने जो पढ़ा था, है ना? स्लैब की शिफ्टिंग वहीं तक पूछे जाते हैं। इतने कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन मेडिकल में नहीं आते हैं। तो बुक में लिखा होता है इसे पढ़ लेना लेकिन जब रिवाइज़ करोगे, तो पिछली क्लास तक जो पढ़ा है वहीं तक रिवाइज़ करना, है ना? इस क्लास में केवल जो पहला एग्ज़ाम्पल लिया उसी को रिवाइज़ करना, बाकी को ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेडिकल में इस लेवल के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना।